गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बीए फर्स्ट क्लास, आपका टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट यूनिट का टॉपिक मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक्स, कि इसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है और कंसेप्ट क्या है। यदि हम सबसे पहले डिस्कस करें इस बात के लिए कि संसार के अंदर, पूरे संसार के अंदर या हम अपने देश के अंदर देखते हैं कि जितने भी लोग हमारी नज़रों के सामने काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान काम कर रहा है, चाहे एक अध्यापक स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है, चाहे एक क्लर्क अपने ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, सभी लोग जितने भी हम अपनी नज़र को दौड़ा के देखें, सब एक अपनी जरूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना काम कर रहे हैं। वो काम क्यों कर रहे हैं, उनकी जरूरत क्या है काम करने की। तो उस बात पर यदि हम आज एक निष्कर्ष निकालते हैं कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना काम करते हैं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए 3 प्रकार की अपनी जरूरतों को पूरा करना जरूरी है। पहला भोजन, दूसरा शरीर के लिए कपड़ा और तीसरा रहने के लिए मकान। इन तीनों चीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपने समाज के अंदर, अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर काम करना जरूरी है। जब तक हम काम नहीं करेंगे हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए यदि हम अपनी इस बात पर आते हैं कि अगर हम इन तीनों पहलुओं को देखते हैं, इन तीनों पहलुओं को देखते हुए, नजर को दौड़ाते हुए इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि हमारे इस सभी प्रक्रियाओं को हम क्या नाम देते हैं। इन सभी प्रकार की गतिविधियों को हम नाम देते हैं आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्रिया। वो आर्थिक गतिविधियां हम कैसे पूरी करते हैं, क्योंकि जब एक सामान्य बच्चा जन्म लेता है, जैसे हम बात करें एक सर्कल के रूप में कि हमारी जितनी भी सारी जरूरतें हैं, तो वहां वो क्या है, एक मानव, एक मनुष्य सभी चीजों की जरूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव है। चाहे वो हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं, चाहे हमारे शरीर पर पहनने के लिए कपड़े हैं, चाहे रहने के लिए मकान है, सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए मनुष्य क्या करता है, काम करता है। और किए गए काम के लिए हमारी विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं। उन गतिविधियों को हम नाम देते हैं, हमारा उनका जब हम अध्ययन करते हैं, वो हमारा अध्ययन क्या कहलाता है, आर्थिक गतिविधियों का वो हमारा एक अध्ययन कहलाता है, हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र जो शब्द है वो हमारे सामने मूल भाषा के रूप में ग्रीस से माना जाता है। ग्रीस एक भाषा है जिससे इस अर्थशास्त्र जो शब्द है हमारे सामने उसकी उत्पत्ति हुई है। और अरस्तु और प्लेटो एक वेस्टर्न थिंकर है, जिनके द्वारा इस जो लेख लिखे गए थे, उन लेखों के अंदर इस अर्थशास्त्र शब्द की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। अर्थशास्त्र जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द ओकिस और नीमेन शब्द से बना है, जिसका मीनिंग क्या है, साधारण अर्थों में घरेलू व्यवस्था, कि हम अपने प्रबंधन के लिए एक अच्छी सीमित अर्थों में क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी काम निरुद्देश्य नहीं किया जाता। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वो अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उसके द्वारा जो कार्य है वो किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम अपने घरेलू व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, और उस काम के बदले हमें कुछ पैसा, कुछ हम अर्न करते हैं, और उसके द्वारा हम अपने दैनिक जीवन की, अपने परिवार की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति करते हैं। आज से कुछ समय पहले हमारे सोसाइटी के अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली का जिक्र किया जाता था कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, कि एक वस्तु के बदले वस्तु देना और वस्तु खरीदना, कि आप
गांव के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि एक सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचता है, उसके बदले गांव की महिलाओं के द्वारा उसको गेहूं दिया जाता है और उस गेहूं के बदले उससे कुछ सब्जी जो है वो खरीद ली जाती है। तो ये क्या थी, ये एक प्रकार की हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसके माध्यम से अपनी जरूरतों को समाज के द्वारा समाज में रहने वाले मनुष्य के द्वारा उसकी जो पूर्ति है वो की जाती थी। यदि हम बात करें कि समाज के अंदर हमारी जो संसाधन है, हमारी इनकम के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत प्रकार के हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के इस संसाधनों का प्रयोग करके अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरी करता है और अपनी आर्थिकता को संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। हम समाज के अंदर जैसे देखते हैं कि एक मजदूर मजदूरी करने के लिए जाता है और 300 रुपये पर डे के देता है और उसके जो दैनिक जीवन की एक जरूरत है, खर्च करने की जो जरूरत है, वो 300 रुपये डेली कमाता है और 300 रुपये डेली खर्च लेता है। लेकिन कभी किसी वक्त उसको यदि 1000 की 1000 रुपये की जरूरत पड़ेगी तो उसकी पूर्ति वो कैसे करेगा? उस पूर्ति के लिए उसको क्या करना होगा कि जहां वो 300 रुपये खर्च कर रहा है, यदि उस 300 रुपये के बदले वो 280 रुपये खर्च करता और 20 रुपीज अपने सेव करता, तो 1 मंथ के अंदर वो 600 रुपीज अपने सेव कर सकता। तो इसी तरह वो जो 600 उसके सेव किए गए थे, फ्यूचर के अंदर उसे किसी अन्य काम के लिए उसे कार्य में आते। तो समाज के अंदर हम एक विशेष रूप से देखते हैं कि अपने संसाधनों का ऐच्छिक रूप से इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ताकि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो सके। तो इसके अंदर हमारे अर्थशास्त्र के अंदर क्या किया गया है, विभिन्न विचारक, चाहे वो वेस्टर्न थिंकर है चाहे वो इंडियन थिंकर है, अर्थशास्त्र के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने अलग अलग रूप से विचार दिए हैं। जैसे अर्थशास्त्र के रूप में अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, जो एक वेस्टर्न थिंकर है, एडम स्मिथ, उसने अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा है, कहता है कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों की संपत्ति या धन की प्रकृति कालों का विश्लेषण है। कि मात्र एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो राष्ट्र की एक प्रकार की संपत्ति और धन की जो प्रकृति है उनका विश्लेषण करना है कि आप अपने राष्ट्र के अंदर जो धन है और जो संपत्ति है उसका विश्लेषण कि आप अपने राष्ट्र की जो आय है वो कैसे इंक्रीज करेंगे, अपने जो इनकम हुई राष्ट्र को इंक्रीज हुई इनकम उसको मानव के विकास के लिए, अपने देश के, अपने समाज के, अपने राज्य के नागरिकों के लिए आप कैसे खर्च करेंगे, इसके बारे में राज्य के द्वारा, अपने देश के द्वारा जो प्लानिंग की जाती है, ये एक एडम स्मिथ के द्वारा मीनिंग इसका बताया गया है। इसके अलावा प्रोफेसर वाकर अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका अर्थ या जिसका संबंध धन से मात्र माना जाता है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है उसका संबंध धन से है। पहले राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों विषय इकट्ठे माने जाते थे, लेकिन समय की जरूरत के मुताबिक धीरे धीरे इन दोनों विषयों को अलग कर दिया गया। अलग करने का पर्पज क्या है कि जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है, और जो राजनीतिक शास्त्र है वो हमारे देश की राजनीतिक गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक विषय और भी जुड़ा हुआ था, वो विषय क्या था, लोक प्रशासन का विषय था। अब लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र को अलग क्यों किया गया? इन सब का अलग होने का कारण क्या था कि जो लोक प्रशासन है वो हमारे देश की जो प्रशासन की व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है कि हमने देश के प्रशासन को कैसे चलाना है। अर्थशास्त्र हमारे आर्थिक नियोजन से जुड़ा हुआ है और जो राजनीतिक शास्त्र है वो हमारे देश की राजनीतिक गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अर्थशास्त्र हम मानते हैं कि हमारे देश के अंदर किसी भी वस्तु की यदि हम बात करें, वस्तु की मांग की जाती है, यदि वस्तु कम है और उस वस्तु की मांग वो ज्यादा है तो उसकी जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है। यदि वस्तु ज्यादा है और उसकी जो कीमत है वो कम हो जाती है। तो ये भी हमारा अर्थशास्त्र के साथ एक प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हम यदि बात करें तो अर्थशास्त्र को कुछ लोग विज्ञान मानते हैं, अर्थशास्त्र को कुछ लोग कला मानते हैं। कुछ विचारकों का यह मानना है कि जो अर्थशास्त्र है वो एक विज्ञान के रूप में समझा जाता है, और कुछ विचारकों का यह मानना है कि जो अर्थशास्त्र है वो एक प्रकार की कला है। ये दोनों चीजें हम किस प्रकार से डिस्कशन करते हैं, इन दोनों का क्या कन्क्लूजन जाता है। जो विचारक ये मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो एक प्रकार से विज्ञान है। अब विज्ञान होने का कारण क्या? सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि जो विचारक ये मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान है, उसके लिए सबसे पहले ये बात कही जाती है कि विज्ञान होने का कारण कि इसका कर्मगत रूप से अध्ययन किया जाता है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर यदि हम अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं तो कर्मगत रूप से अध्ययन कि क्रमवार हम इसका जो अध्ययन है वो कर सकते हैं, सीरियल वाइज जो हम इसका स्टडी है वो इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, और क्योंकि यदि हम देश की जब भी जनगणना सर्वे होती है तो उसके अंदर डाटा कलेक्ट किया जाता है, और डाटा कलेक्ट करने के बाद ये देखा जाता है कि देश की जनता कितने प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे है, कितने प्रतिशत जो लोग हैं देश के वो मीडियम वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और कितने प्रतिशत हैं जो पूंजीपति या काफी जो हमारे रिच परिवार है उसके अंतर्गत आते हैं। तो उसके लिए क्रमगत अवस्था बनाई जाती है। इसलिए यह माना जाता है कि जो अर्थशास्त्र है वो एक विज्ञान की शाखा के रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि इसके वैज्ञानिक नियम, इसको विज्ञान मानने का कारण क्या है कि इसके वैज्ञानिक नियम, कि इसके अंदर कुछ विज्ञान के नियमों को इंप्लीमेंट किया जाता है। इंप्लीमेंट करने का मतलब ये है कि जब भी हम अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कशन करते हैं या उसके बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके अंदर कुछ आर्थिक घटनाएं होती हैं। उन आर्थिक घटनाओं का क्या परिणाम निकला उसके ऊपर हमारे वैज्ञानिक नियमों को इंप्लीमेंट करके ये प्रयास किया जाता है ताकि हमें विश्वसनीय रूप से परिणामों की जो है वो प्राप्ति हो इन वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग करके। इसके अलावा तीसरी बात करते हैं नियमों की सत्यता। इसके अंदर 3 नियम ऐसे इंप्लीमेंट होते हैं जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो एक विज्ञान के रूप में हम उसका अध्ययन किया जाता है। अब नियमों की सत्यता, तीसरा जो नियम है वो क्या है? नियमों की सत्यता, कि जब तक हम किसी भी कार्य के अंदर किसी भी कार्य को संपन्न करना चाहते हैं उसके लिए हमारे कुछ ना कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों को हम इंप्लीमेंट करके उसकी सत्यता को, उसकी विश्वसनीयता को पहचानने का हमारे द्वारा जो प्रयास है वो किया जाता है। क्योंकि जब तक आप कोई भी नॉर्म्स, कोई भी नियम इंप्लीमेंट नहीं करोगे आप उसकी सफलता की ओर, अपने उद्देश्यों की सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। आपके लिए जरूरी क्या है कि आप किसी भी कार्य के अंदर सफलता लाना चाहते हैं, जब तक आप कोई स्कूल चला रहे हो, आप कोई कॉलेज चला रहे हो, आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, तो आपके उसके कुछ नियम होने चाहिए बकायदा। बिना नियमों की और बिना नियमों को इंप्लीमेंट किए उनकी सत्यता को जाने हुए आप अपने उस कार्य के अंदर उस सफलता प्राप्त आपके द्वारा नहीं की जा सकती। तो इसीलिए अर्थशास्त्र के अंदर यह माना जाता है कुछ वैज्ञानिकों का, यदि हम इसको विज्ञान मानते हैं, कि नियमों की सत्यता होनी चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने इन 3 तथ्यों के आधार पर यह माना है कि विज्ञान जो हमारा अर्थशास्त्र है वो क्या है? विज्ञान है। पहला, क्रमगत अध्ययन होना चाहिए उनका। सेकंड, हमारा वैज्ञानिक नियम इंप्लीमेंट होना चाहिए।
थर्ड हमारा नियमों की सत्यता हमारी होनी चाहिए। इसी के आधार पर जो हमारे विचारक हैं उन्होंने अर्थशास्त्र को विज्ञान माना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ हमारे विचारक हैं वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो एक प्रकार से कला है। अब कला मानने का उनका कारण क्या है कि किस आधार पर उन्होंने जो अर्थशास्त्र है उसको कला माना है। सबसे पहले कि समस्याओं का समाधान, कि जो अर्थशास्त्र है हमारा वो एक प्रकार से कला है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक कला है। अब इसके अंदर पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान। आपने इस आधार पर निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य क्या करता है कि अधिकतर मनुष्य की समस्याएं जुड़ी होती हैं उसकी आर्थिकता को लेकर। अब आर्थिकता को लेकर हमारी जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं उनका किसी न किसी प्रकार से समाधान निकाला जा सकता है। वो समस्या का समाधान हम कैसे निकालते हैं? वो किसी सूझवान व्यक्ति के द्वारा, जिस प्रकार से हम किसी भी शॉप के अंदर अपने अकाउंट्स के कार्य के लिए अकाउंटेंट पर रखते हैं, तो उसके द्वारा क्या कहता है कि हमारी अकाउंट से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी लेखन प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा जो कंप्लीट की जाती हैं। तो उसी प्रकार से हम कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर जितनी भी हमारी आर्थिक गतिविधियों को लेकर समस्याएं हैं तो वो हम उस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और हर समस्या का समाधान करना किसी भी व्यक्ति के वश की बात नहीं है। उसके लिए भी आपके अंदर इन समस्या का समाधान करने के लिए आपके अंदर एक कला का होना जरूरी है, तभी जाकर आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात कहता है कि वास्तविक स्थिति। अब इसको कला क्यों माना गया है? वास्तविक स्थिति कि आपका इसको कला मानने का कारण है कि अर्थशास्त्र के अंदर हम क्या मानते हैं कि अधिकांश समय हम जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनको वास्तविक रूप से देखने का प्रयास करते हैं, वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं। जब तक हम वास्तविक रूप से समस्या को जानेंगे नहीं, उसकी कीमत को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है और उस महंगाई के कारण हमारी इनकम के सोर्सेज कम है, महंगाई ज्यादा है और हमारे देश के अंदर दिन प्रतिदिन जो बेरोजगारी है वो वृद्धि दर हो रही है उसकी, तो जिसके कारण हम अपने ही देश के अंदर वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। अब यदि आप किसी से डाटा सरकार ने मांगना हो, डाटा कलेक्ट करना हो, तो वो कौन से डिपार्टमेंट से मांगा जाएगा कि देश की वास्तविक स्थिति कितनी क्या है, कि लोग कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ये हम उस विभागीय से ही डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो वास्तविक स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। तीसरी बात कहता है कि मान्यताओं का व्यवहारिक आधार। मान्यताओं का व्यवहारिक आधार, तीसरी बात कि हमारा अर्थशास्त्र को कला मानने का कारण क्या है कि जो हमारी मान्यताएं हैं, मान्यताओं का कि हमारी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप से हमारा जो आधार है हम उसको मान्यताओं का व्यवहारिक आधार कि हमारी हमेशा एक नियम होते हैं कि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक मजदूर अपनी मजदूरी को लेकर, एक कर्मचारी अपनी सैलरी को लेकर डिमांड रखता है और उसके लिए वो क्या करता है, एक संघ बनाने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है।
तो अब मानता है कि व्यवहारिक रूप से क्या उसका राइट नहीं है कि वो अपने इस संघ के द्वारा अपनी सैलरी को लेकर, अपनी मजदूरी को लेकर अपनी कुछ डिमांड रख सके, तो उसका ये राइट भी बनता है। और उसके द्वारा ये अर्थशास्त्र के रूप में हम इसको मानते हैं कि एक कला है कि आप जब तक अपनी डिमांड नहीं रखेंगे, अपनी मांग नहीं करेंगे, तब तक व्यवहारिक रूप से वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये 3 नियम उसके द्वारा बनाए गए थे कि जिसके द्वारा ये माना जाता था कि निष्कर्ष रूप से कि जो अर्थशास्त्र है वो हमारी एक कला के रूप में हम इसको मानते हैं। तो ये था आपका मीनिंग, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू।